अभी आपने नियम देखा होगा कि पीछे एक बार नियम बना था कि सिर्फ पीएचडी वाले ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं। लेकिन अभी एक रूल में मॉडिफिकेशन किया है क्योंकि पीएचडी वाले बच्चे बहुत कम हैं और वैकेंसीज खाली जा रही हैं। इसलिए यूजीसी ने नियम को चेंज किया है और जिन बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया है वो बच्चे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा नेट जेआरएफ का एक इसके अलावा और क्या बेनिफिट है और नेट जो है आपका उससे कैसे डिफरेंट है जेआरएफ से। दोनों का एक ही एग्जाम होता है, ठीक है। अगर आपके परसेंटेज कम आते हैं तो आप नेट क्वालिफाइड हैं, उसी में अगर आपके परसेंटेज ज्यादा आते हैं तो आप जेआरएफ क्वालिफाइड। तो इसकी अलग अलग कट ऑफ लिस्ट होती है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ लिस्ट होती है। जेआरएफ की सबसे जनरल वालों की सबसे ज्यादा होती है, अप्रोक्स 72% समथिंग होती है, हर बार थोड़ा थोड़ा वेरी करती है। नेट की कट ऑफ 65 समथिंग वेरी करती है। ओबीसी की ये जनरल की मैंने बताई है, ओबीसी की थोड़ा डाउन होती है, एससी की उससे भी डाउन होती है, पीडब्ल्यूडी की उससे भी डाउन होती है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ लिस्ट होती है। उस बेस पे वो डिसाइड किया जाता है कि आप नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे या जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे। और आपका नेट भी नहीं है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे आपका एक नंबर से नेट छूटा हो तो आपको वो माना नहीं जाएगा वो स्कोर। एक आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा, ईडब्ल्यूएस का एक कॉर्नर होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मे बी यू नो फेमिलियर विद ईडब्ल्यूएस। तो ये भारत सरकार ने गरीब बच्चों के लिए शुरू किया है। अब उनकी बहुत डिटेल्स तो मुझे नहीं पता है, एक बार आप साइट पे जाके चेक कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर ना शायद 5 लाख 10 लाख इनकम समथिंग ऐसे कुछ के नियम हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, आपकी फैमिली में कोई, तो आप अपने नगर निगम में जाकर के, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाकर के आप उस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो उससे क्या होगा ना, आपको 2 से 3% का ना डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कि 8 से 10 नंबर का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर जेआरएफ की कट ऑफ लिस्ट मान लो 220 गई है, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लिस्ट 208 होगी, 210 होगी, 206 होगी। तो एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। तो अगर आप उस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो आप लोगों को वो सर्टिफिकेट आप जरूर बनवाइए और गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दी है उसका बेनिफिट उठाइए। ईडब्ल्यूएस का कोड। तो जेआरएफ का दूसरा बेनिफिट क्या होता है और नेट का दूसरे बेनिफिट क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो नेट जेआरएफ करते हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, मोस्टली बच्चे इसीलिए नेट जेआरएफ करते हैं। तो नेट की तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, अगर आप 50 साल के हो तब भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तो ये ऐसा सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का, हर जगह वैलिड होगा, हर जगह वैलिड होगा। वाईसीबी, अलायंस, ये सब प्राइवेट इतने वैल्यू नहीं करते हैं ये कोर्सेज। तो नेट की हर जगह डिमांड होती है। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की भी कोई भी वैकेंसी है और अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो हमेशा नेट वालों को सबसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा बाकियों के मुकाबले। और अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नेट और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 95% ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी, कुछ एक को छोड़ के सभी यूनिवर्सिटी क्या होती है, यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है पीएचडी में एडमिशन लेने का कि पहले आप लोग को एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी का अपना होता है और उसके बाद में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। उस इंटरव्यू में अपनी सिनॉप्सिस प्रेजेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका पीएचडी का सिलेक्शन होता है। तो ये पीएचडी में एडमिशन लेने का
क्राइटेरिया है, तरीका है। तो जो बच्चे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं उनको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, वो डायरेक्ट जो है पीएचडी के इंटरव्यू में जा सकते। एक ही सेकंड बेनिफिट है नेट जेआरएफ को क्वालिफाइड करने। ठीक है। और जो बच्चे नेट जेआरएफ नहीं है वो लेकिन वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो पहले यूनिवर्सिटी का जो है एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करें, उसके बाद में इंटरव्यू को क्लियर करें। आफ्टर दैट दे विल बी एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन। ओके, तो ये रूल पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है। अब हम नेट जेआरएफ के सिलेबस की बात करते हैं। तो मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। तो आज हम पेपर 1 और पेपर 2 को ऊपर से मैं एक समरी दे देता हूँ आप लोगों को पेपर की। आप बताइए हिंदी में प्रेजेंट करो, इंग्लिश में प्रेजेंट करो? क्लास हिंदी मीडियम की वैसे हिंदी में सर। चलिए मैं हिंदी में कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आप जो है आपको मैथ ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। ये आपको मैथ ग्रुप में यूनिवर्सिटी यूजीसी की जो वेबसाइट होती है वहां पर भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 पेपर होते हैं एग्जाम में हमारे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 10 यूनिट्स होती है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होती है। ठीक है, लेकिन जो पेपर 1 होता है उससे टोटल 50 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे थे, और पेपर 2 से 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, जल्दी बताइए। सो रहे हो क्या? हेलो, 150 सर 150 एक्टिव रहा करो यार, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो टोटल हो गया 150 क्वेश्चन। ठीक है, तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो हमारे 150 क्वेश्चन टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हो गया हमारा? 300। तो मैंने बताया ना कि लगभग जो जनरल की कट ऑफ 218 या 220 पे जाती है। तो अगर आपके 218 220 से ज्यादा नंबर हैं, आप जनरल कैटेगरी में हैं, तब आप जेआरएफ क्वालिफाइड कहलाओगे। तो दोनों एग्जाम को मिलाकर के टोटल स्कोर आपका उतना होना चाहिए, तब आपको जेआरएफ मिलेगा, अदरवाइज जेआरएफ नहीं मिलेगा। और लगभग 190 196 समथिंग पे नेट जाता है, कभी कभी 200 पे भी जाता है। तो हाँ, जेआरएफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट रह गया बताना, और शायद उसी वजह से आप सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो बच्चा जेआरएफ क्वालिफाइड करता है, पहला बेनिफिट तो उसको जो है एग्जाम नहीं देना पड़ेगा एंट्रेंस का, डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ेगा। दूसरा, पीएचडी में अगर वो एडमिशन उसका मिल जाता है और वो यूनिवर्सिटी अगर यूजीसी के रिकॉर्ड में जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं होती, अगर वो यूनिवर्सिटी एलिजिबल है तो उस बच्चे को मंथली फेलोशिप मिलती है। जैसे मुझे भी महीने की लगभग 39,600 समथिंग ओवरऑल सब कुछ मिला के मिलता है, और अब शायद 5-6,000 बढ़ गया है, इस बार जेआरएफ बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जेआरएफ को क्वालिफाई करने का एक और बेनिफिट है। अगर आप जेआरएफ को क्वालिफाई कर लेती हैं तो, और 5 साल तक आपको मिलेगा। 2 साल के बाद में आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट करती है। अगर आपकी पीएचडी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपका जेआरएफ से एसआरएफ में आपको चेंज कर दिया जाएगा, जिससे 5-6 हज़ार रुपये और आपके बढ़ जाएंगे, लगभग 48-50,000 फिर आपको मिलेंगे। तो ये जेआरएफ को क्वालिफाई करने का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तो शायद इसी वजह से आप लोग जुड़े होंगे उसी बेनिफिट्स के लिए ज्यादातर बच्चे। तो चिंता मत कीजिए, लगभग 30 से ज्यादा बच्चे हमारी इसी इन्हीं बैचों से जो आप लोग सुन रहे हो जेआरएफ क्वालिफाइड करके निकले हैं ऑल इंडिया में।
और हर बैच में हमारे दो तीन बच्चे टॉप 10 में जाते हैं ऑल इंडिया में, खाली हमारी कोचिंग के बच्चे। तो आपका भी देखते हैं, आप भी उन टॉप 10 में आएंगे क्या जो ऑल इंडिया में स्कोर कर रहे हैं नेट जेआरएफ में। तो मैंने बताया कि पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस आएंगे, पेपर 2 से 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। दोनों के अंदर 10-10 यूनिट्स हैं। तो पेपर यूनिट जो पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स हो गई, तो लेकिन वहां पे हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स, लेकिन पेपर 1 की हर यूनिट में से 5-5 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स, लेकिन पेपर 2 की हर यूनिट्स में से 10-10 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से पेपर 2 में टोटल क्वेश्चंस 100 बनते हैं और पेपर 1 के टोटल क्वेश्चंस 50 बनते हैं। पूनम शर्मा जी प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। सॉरी सर, गलती से हो। ठीक है जी, पेपर 2 में अब सिलेबस क्या है आपका? योग के आधारभूत तत्व, योग का इतिहास, योग के विविध संप्रदाय, प्रमुख उपनिषद भागवत गीता, योग वशिष्ठ सेकंड यूनिट में है। थर्ड यूनिट में योग उपनिषद है। फोर्थ यूनिट में योग दर्शन है। फिफ्थ यूनिट में हठ योग के ग्रंथ हैं। सिक्स यूनिट में साइकोलॉजी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है और डाइट एंड न्यूट्रिशन है। सेवंथ यूनिट में योगा एंड हेल्थ है, आयुर्वेदा इसके अंतर्गत आएगा। नंबर 8 है, इसमें थेरेपेटिकल योगा है। नंबर 9 में टीचिंग मेथड्स हैं कि कैसे टीचिंग होनी चाहिए, योग की टीचिंग कैसे होनी चाहिए, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, व्हाट इज द राइट मेथड ऑफ टीचिंग। नंबर 10 में प्रैक्टिकल योगा है। तो टोटल 10 यूनिट है पेपर 2 में और हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस। तो अब मैं एक एक को थोड़ा सा फास्ट में बताऊंगा आपको। योग के आधारभूत तत्व, इसमें क्या होगा, योगा की हिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे। ठीक है, मतलब कि योगा का हिस्ट्री क्या रहा, ठीक है, उसके अलग अलग धारणाएं क्या है, एम ऑब्जेक्टिव क्या रहा, वेदों उपनिषदों में योग को क्या बोला गया, अलग अलग ऋषि महर्षियों ने योगा की क्या डेफिनेशन दी, प्रस्थान त्रयी जो है हमारा भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र, ठीक है, उपनिषद, उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे होना चाहिए। पुरुषार्थ चतुष्टय के भाव है, षड दर्शन की अवधारणा है, 6 के 6 दर्शन यहाँ पे बताए गए हैं। एक और आगे भी 3 बताए गए, तो टोटल 9 दर्शन यहाँ पे बताए गए हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो उन सभी की जो डिटेल्स है वो आपको, ठीक है। और रामायण में अरण्य कांड से क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, महाभारत के शांति पर से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नारद भक्ति सूत्र से भी क्वेश्चन एक दो बार कभी कभी आए हैं। ठीक है, और अलग अलग जो हमारे जो लगभग 17 प्रकार के जो हमारे अलग अलग जो ऋषि रहे हैं योग की, उनके जीवन परिचय को यहाँ पे बताया है। उनकी जीवनी को पढ़ना है आपको, उन्होंने योग में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है उनको पढ़ना है। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि उनके गुरु का क्या नाम था, कहाँ उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने कितने पुस्तकें लिखी, उनका शिष्य कितनी पुस्तकें लिखी, ठीक है, कहाँ उनका आश्रम था, योग में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, इस टाइप के। ये महर्षि अरविंद जी हैं, रमन जी हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, गोरक्षनाथ जी, महर्षि पतंजलि जी, ठीक है, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी, टी कृष्णमाचार्य, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, ठीक है, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी हैं, स्वामी रामा है। तो इन सभी के जीवनी को आपको पढ़ना है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, मंत्र योग, जैन मत, बौद्ध मत, यानी कि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन भी इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार इतने सारे टॉपिक्स में से 10 क्वेश्चंस आपके यूनिट 1 में बनेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 से 10 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे आप।
यूनिट 2 में क्या होगा, मुख्य उपनिषद, भागवत गीता और योग वशिष्ठ। तो लगभग 3-3 क्वेश्चन लगभग बनते हैं, तो 3 टॉपिक इक्वल हो गए ना यहाँ पे। तो कभी कभी भागवत गीता से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी योग वशिष्ठ से 4 हो जाते हैं, कभी मेन उपनिषद से 4 हो जाते हैं, तो टोटल 10 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बनेंगे 10 फिक्स है ये। कभी कभी गलती हो जाती है यूजीसी से, तो बात अलग है एनटीए वालों से, अदरवाइज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्वेश्चन का। तो जो मुख्य उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, यानी कि ये जो मुख्य 10 उपनिषद हैं, इनमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। भागवत गीता के 18 चैप्टर्स हैं, लेकिन 18 के 18 तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो लेकिन आप सिलेबस को पढ़ लेंगे, कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं, वो तो आपको 100% पढ़ने ही पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो बाकी चैप्टर्स को भी थोड़ा सा समरी उसकी पढ़ लेना आप लोग भागवत गीता से। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन भागवत गीता से हमारे एग्जाम में बनेंगे। योग वशिष्ठ जो है, इसकी किताब पढ़ना तो मुश्किल है, तो इसके नोट से ही पढ़ाते हैं इसको हमेशा। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन योग वशिष्ठ जो है, जो महर्षि वशिष्ठ द्वारा दिया गया था राम जी के जरिए। ठीक है, राम जी वहाँ पे स्टूडेंट थे, वशिष्ठ जी ज्ञान दे रहे थे। ठीक है? तो टोटल 3 से 4 क्वेश्चन योग वशिष्ठ से बनते हैं। इसमें आदि व्याधि के क्वेश्चन सबसे मेन है, जैसे बहुत बार एग्जाम में आते हैं, चार द्वार। ठीक है, विघ्नों का निराकरण सूत्र। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। यूनिट 3, यूनिट 3 योग उपनिषद, सबसे ज्यादा नंबर कमाने की यूनिट है ये। बहुत सारे बच्चे डरते हैं इससे, और सबसे ज्यादा नंबर यहीं से कमाए जाते हैं। पीछे आप देखो, भागवत गीता, योग वशिष्ठ और मेन उपनिषद 10, उनमें से टोटल 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये टोटल 8 उपनिषद हैं, और 8 उपनिषद में से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर कमाने की यूनिट है यूनिट 3। एक बार बस कंसेप्ट समझ आए आपको, बहुत आसान है ये। श्वेता सवतर उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिको ब्राह्मणो उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद। नाद तो सबसे बेस्ट है, हर बार 3-4 क्वेश्चन तो खाली एक ही उपनिषद से आते हैं हर बार। योग राजोपनिषद। ठीक है, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके उपनिषद से बनेंगे। आपकी उपनिषद की क्लासें 23 तारीख से शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक से उपनिषद की क्लास शुरू हो जाएंगी। पतंजलि योग दर्शन, ये भी सबसे ज्यादा नंबर कमाने, क्योंकि एक ही बुक है, और एक ही बुक में से 15 क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चंस यूनिट 4 में बनेंगे और 5 क्वेश्चंस यूनिट 7 से बनेंगे। तो खाली योग दर्शन से 15 से 16 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और एक दो को, क्योंकि योग दर्शन हमारी यूनिट 1 से भी रिलेटेड है, तो वहां से भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी निकल जाते हैं। तो 15 से 16 क्वेश्चन कम से कम खाली योग दर्शन से निकलते हैं। तो 195 के 195 सूत्र आपको याद होने चाहिए अर्थ के साथ। हर बार हमारे बहुत सारे बच्चे पूरी चांटिंग याद कर लेते हैं। चांटिंग की क्लास आपकी 1 अगस्त से शुरू करेंगे, मधु मैडम शुरू कराएंगी, और वो हिंदी इंग्लिश दोनों की कंबाइंड क्लास होगी चांटिंग, ताकि सभी लोगों को सूत्र याद रहे। और मीनिंग की क्लास फिर हम 15-20 दिन बाद शुरू करेंगे। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, केवल्य पाद। तो 10-15 क्वेश्चन हमारे योग दर्शन से बनेंगे। यूनिट 5, 8 हठ यौगिक टेक्स्ट हमारे सिलेबस में है। योग बीज, गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, हठ रत्नावली। तो इन 8 बुक में से 10 क्वेश्चंस आपके सिलेबस में आएंगे। हठ योग प्रदीपिका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी हम कल से ही शुरू कर रहे हैं। हठ योग प्रदीपिका
ध्यान रखिए, एक बार आपको अगर हार्टयुक्त प्रदीपिका समझ में आ गई तो यूनिट 3 में मैंने बोला ना उपनिषद, वो सारे उपनिषद अपने आप समझ आ जाएंगे। हार्टयुक्त प्रदीपिका समझ आ गई तो आपको गोरख संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, बाकी चीजें, हट रत्नावली तो पूरी ही कॉपी ही हार्टयुक्त प्रदीपिका की है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम स्टार्टिंग में ही ये बुक स्टार्ट करवा रहे हैं। तो सभी लोग अच्छे से सुनना, और श्लोक बाय श्लोक आपको पढ़ाई जाएगी क्लास में, कुंदन सर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हमारी 6, इसमें 3 टॉपिक है। एक है हमारी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। दूसरा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो हमारे 11 के 11 सिस्टम्स हैं, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। वो 3 to 4 क्वेश्चन साइकोलॉजी से बनेंगे, 3 to 4 क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से बनेंगे, 3 to 4 क्वेश्चन डाइट एंड न्यूट्रिशन से बनेंगे। साइकोलॉजी में क्या है हमारा, स्लीप है, निद्रा, और टाइप्स ऑफ स्लीप है, और स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। बिहेवियरल साइकोलॉजी है आपके सिलेबस में। ठीक है। और पर्सनैलिटी दी गई है, व्यक्तित्व का स्वरूप, सेंसेस हैं, मेमोरी है, लर्निंग है, लर्निंग के टाइप्स है, डिसऑर्डर है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। मानसिक द्वंद है, कुंठा है, मतलब कि आपकी जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। अनिद्रा है, अवसाद है, स्ट्रेस है। ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, तो आपकी सेल की बायोलॉजी है। ठीक है। पेशीय तंत्र, मतलब कि आपका जो है मस्कुलर सिस्टम से क्वेश्चंस आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ये हमारा हो गया किडनी से रिलेटेड, हमारा होगा एक्सक्रिएटरी सिस्टम, तंत्रिका, नर्वस सिस्टम, संवेदी, सेंसेस, यानी ये हमारा होगा नर्वस सिस्टम। ठीक है। इसके 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ये हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये इम्यूनिटी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इन सभी सिस्टम से आपसे पूछे जाएंगे। डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे डाइट्स की डिटेल पूछी जाएंगी, टाइप क्या है, घटक क्या है, ठीक है, इनका काम क्या होता है, कितने प्रकार की डाइट होती है, कितनी डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीन कितना हो, कार्बोहाइड्रेट कितना हो। ठीक है। इसकी अलग अलग चीजें, पोषक तत्व कितने होने चाहिए, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी चीजों की डिटेल्स आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। टाइप्स ऑफ, ये खाद्य समूह है, इसके बारे में, अनाज है, अनाज की अलग अलग चीजें हैं, दालें हैं, तेल है, गुड़ है, शहद है, इनके क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म के क्वेश्चंस भी एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके डाइट एंड न्यूट्रिशन से बनेंगे आपके एग्जाम में। इकाई जो 7 है उसमें योगा एंड हेल्थ है। ठीक है। इसमें अलग अलग जो मेन मेन जो इंस्टीट्यूट रहे हैं उनके हिसाब से योगा की क्या डेफिनेशन है, आयुर्वेद में डेफिनेशन क्या है। मेनली इसमें आयुर्वेद हो गया, यहाँ पे त्रिगुण की अवधारणा है, पंच महाभूत, पंच प्राण, स्वास्थ्य की चिकित्सा। ठीक है। ये योग दर्शन से रिलेटेड है, ये वाला पॉइंट मैंने बताया था। 5 क्वेश्चन यहाँ पे योग दर्शन के हैं और 5 क्वेश्चन यहाँ पे आयुर्वेद के हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन ये आयुर्वेद के यहाँ पर आएंगे। कुछ यहाँ पे गैरन संहिता के कंसेप्ट दिए गए हैं। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पढ़नी है। यूनिट 8, थेरेपिटिकल योगा, नंबर कमाने का बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आपको थोड़ा सा माइंड क्रिटिकल है तो आपको हर बार 2 से 3 क्वेश्चन तो खाली सिलेबस से ही आ जाता है, ओनली सिलेबस से। अगर आपको ये याद होगा कि श्वसन, मतलब कि जो है हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, एलर्जी, एलर्जी है, रेनिटाइटिस है, साइनोसाइटिस है। ठीक है। ब्रोंकाइटिस है। अगर आपको ये भी पता होगा कि ये कौन सी सिस्टम से रिलेटेड है, 1-2 क्वेश्चन तो हर बार खाली सिलेबस से ही आता है, तो सिलेबस को पूरा घोट के पी जाओ।
हार्ट में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म की कौन कौन सी बीमारियां होती है, ठीक है, डाइजेशन की कौन कौन सी बीमारियां होती है और उनकी डिटेल्स क्या है। तो 10 क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। यूनिट 9 जो है हमारी, यूनिट 9 जो है हमारी, इसमें टीचिंग, इसकी एक बुक है, टीचिंग मेथड्स, वो आप सब लोगों को खरीदनी है, ठीक है। और भी कौन कौन सी बुक है वो भी आपको रेफर कर देंगे कि ये बुक आप खरीद लेना, ठीक है। तो टीचिंग मेथड से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, कई बार तो 7-8 क्वेश्चन भी आ जाती है अकेली एक ही बुक से। तो इसमें मेथड्स अलग अलग सिखाए जाएंगे, तो उसमें हम पढ़ाएंगे आपको ये, ठीक है। और इसके अंदर इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और थी, मूल्य, नहीं वो पहले होगा, मूल्य शिक्षा। अच्छा, यहाँ पे चेतना आदि के बारे में बताया गया और मूल्य के का भी एक टॉपिक है यहाँ पे इसी में। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे इस टॉपिक से, ठीक है। यूनिट 10 जो है प्रैक्टिकल योगा है आपकी, ये मधु मैडम आपको करवाएंगी, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग मास्टर एमए, आप अगर आपने रेगुलर मोड में किया है तो ये टॉपिक तो आपका बाय हाथ का खेल है। आसन क्या है, खड़े होने वाले आसन, बैठने वाले आसन, कमर दर्द के आसन, जो भी है ये तो कॉमन सी चीजें हैं। हाँ, इसमें पढ़ने की चीजें हैं ये वाली चीज जो मेन सब की हमारी, जो है साइक्लिक मेडिटेशन, जो एस व्यासा की जो टेक्निक है, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने जो 48 टाइप के सूक्ष्म व्यायाम दिए उनको पढ़ना, ठीक है। ये जो है MSRT, एस व्यासा की जो टेक्निक है इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। बिहार स्कूल ऑफ योगा की जो है अ, यहाँ पे इसको बोलेंगे योग निद्रा, योग निद्रा को पढ़ना। भावात्य ट्रांजिशनल मेडिटेशन, महर्षि महेश योगी जी की, इसको पढ़ना। DSVV के द्वारा जो दिया गया सविता का ध्यान, उसको पढ़ना। तो ये चीज थोड़ा अलग है क्योंकि आप अलग अलग इंस्टीट्यूट से हैं, तो ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी अलग से। तो इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे बने। तो पेपर 2 में अगर किसी को डाउट हो तो अभी पूछिए, फिर मैं पेपर 1 की तरफ जाता हूँ। किसी को डाउट है पेपर 2 में? सभी के डाउट क्लियर हैं? हाँ जी, सभी क्लियर हो, आगे बढ़े। जी सर। पेपर पेपर 1 में इंग्लिश में प्रेजेंट कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आएगी हिंदी में। देखिए, एग्जाम में दोनों लैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश। हर क्वेश्चन को आप हिंदी में पढ़ सकते हो, हर क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़, यूजीसी ने ये फैसिलिटी दी। मेन चीज आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से करो, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक बार प्लीज बताइए, मैंने आपको बताया था कितनी यूनिट्स है पेपर 1 में, जल्दी बताइए। 10। 10 यूनिट्स है। हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? 5 क्वेश्चंस मैम पर। वेरी गुड, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो टीचिंग मेथड्स ये हमारी पहली है। टीचिंग मेथड आपके नेक्स्ट वीक से साक्षी मैम आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। तो टीचिंग जो पेपर 2 की जो 9th यूनिट है वो पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, 50% दोनों का डेटा सेम है। एक समझ आएगी, दूसरी अपने आप समझ आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड से आपके एग्जाम में आएंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न कि नेट JRF के लिए बल्कि PhD एडमिशन के लिए भी। और जो बच्चे मास्टर कर रहे हैं उनको भी 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में रिसर्च पढ़ना होता है। तो यहाँ पे बहुत डीप में पढ़ाई जाएगी रिसर्च आपको, ठीक है। तो आप लोग बेनिफिट लीजिए इन क्लासेस से। तो रिसर्च एप्टीट्यूड कल से मनीषा मैम शुरू करेंगी, आपकी 2 से 3 क्लास होगी रिसर्च। ये पैसेज है,
भैया पैसेज मैं भोगी हूँ इसका, मैं हर बार रिपीट करता हूँ, इसको इतना हल्के में मत लेना। मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए थे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो इसकी अपना रेगुलर वीकली बेसिस पे 10 डेज पे प्रैक्टिस करते रहना। नहीं तो हम समझते हैं पैसेज तो कौन सी बड़ी बात है, हम कर लेंगे। मैं भी ऐसे समझ, आप ऐसे मत समझना, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी, नहीं तो पांचों के 5 क्वेश्चन फ्री के क्वेश्चन है, ये सबसे बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, लेकिन बिना प्रैक्टिस से वो भी गलत। यूनिट 4 कम्युनिकेशन, अदिति मैम आपकी नेक्स्ट वीक से कम्युनिकेशन आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, कितने टाइप्स का होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चर, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे भी ऑनलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ऑफलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बैरियर्स क्या क्या है, मास मीडिया, एक शब्द जन संचार इसको बोलते हैं। जैसे अभी मास मीडिया एक तरीके से, चलो हमारा तो फिर भी कम लोग अभी आप लोग सुन रहे हो, अगर यही चीज मैं फेसबुक पे पब्लिक कर दूं या फिर मैं आकर के मीडिया में बोलूं तो मास मीडिया एक साथ हजारों करोड़ों लोग मेरे को सुने, मोदी जी बोलते हैं तो मास मीडिया, तो इस टाइप की जो कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें यूनिट 4 में आएंगी आपकी। तो 5 क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन से बनेंगे। यूनिट 5 मैथमेटिक रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो आप लोगों के इस बार हमने थोड़ा सा क्रिटिकल बनाया है, आप लोग इंटरेस्टिंग है, आप लोग हमारी जो स्कीम आपके लिए लाया हूँ आप लोग खुश रहेंगे उससे। मैथमेटिक्स की क्लास हम इंग्लिश मीडियम के साथ शुरू करेंगे। तो 3 दिन क्लास होगी आपकी मैथमेटिक्स की। तो पहले जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को हिंदी मीडियम की, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को इंग्लिश मीडियम। तो जो मंडे हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा सेम टॉपिक को इंग्लिश मीडियम में मैथमेटिक्स को करवाया जाएगा। तो हिंदी मीडियम वालों को अगर समझ में ना आया तो अगले दिन आकर के इंग्लिश मीडियम में पढ़ ले सेम टॉपिक को। हाँ, वो दोनों में रजिस्टर करवाना पड़ेगा या फिर देख लेंगे, वो मैथमेटिक्स का लिंक कॉमन कर दे, हम देखेंगे बताएंगे बाद में। तो इस तरीके से हम इस स्कीम को अपनाएंगे जिससे हिंदी और इंग्लिश के कंसेप्ट ज्यादा बेटर हो, क्योंकि कुछ बच्चों की हिंदी, कुछ मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज हिंदी में आसान होती है, बहुत सारी इंग्लिश में आसान होती है। तो इस फॉर्मूले से हम अपनी क्लास को हमने डिजाइन किया आप सब लोगों के लिए। सुबेर सर आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स की, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग साक्षी मैडम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अलग अलग जो लॉजिक्स होते हैं और जो हमारे दर्शन के कंसेप्ट भी इसमें आएंगे। जो यूनिट 1 जो है हमारे न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन वगैरह वहाँ पे दिए गए हैं, तो वही चीजें यहाँ पे उसकी और डीप चीजें यहाँ पे आएंगी। लॉजिकल रीजनिंग डीआई सुबेर सर से मैथमेटिक्स है, ये भी डीआई भी सेम सुबेर सर ही कन्वर्ट करेंगे, उसी ऑल्टरनेट डेज के मेथड से हम करवाएंगे। यूनिट 8 आईसीटी, ठीक है। अरुणा मैम आपको आईसीटी पढ़ाएंगी, ठीक है। तो आईसीटी में अलग अलग, यानी कि अभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, इन चीजों के बेसिक्स आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। वहां से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट, ठीक है। नेशन मैम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे। यहाँ पे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्या होती है, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो अलग अलग जो रूल्स निकले हैं, अलग अलग जो गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, इन चीज के बारे में आपको 9th यूनिट में मिलेगा। 5 क्वेश्चन आपके 9th यूनिट से बनेंगे। 10th यूनिट हमारी है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जो है आपकी, जैसे भी आप मास्टर में आप कर रहे हो, इसके बाद पीएचडी में जाओगे, यूनिवर्सिटी क्या होती है, यूनिवर्सिटी को कौन चलाता है, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। गवर्नर कौन होता है, वीसी कौन होता है, चांसलर कौन होता है, उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के क्या राइट हैं, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू एजुकेशन क्या है, तो पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की, जेआरएफ की, एआईसीटी की, यूजीसी की, फुल फॉर्म भी यहाँ पे पूछी जाती है।
हायर एजुकेशन में अलग अलग इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूट होते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो है 10 यूनिट से 50 क्वेश्चन पेपर 1 के पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 100 मार्क्स जो हमारे पेपर 1 के हैं। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 200 क्वेश्चन का पेपर 2 हो गया है। तो टोटल 300 मार्क्स का हमारे एग्जाम में, उसमें से आपको जितनी कट ऑफ लिस्ट आएगी उसके हिसाब से आपको रैंकिंग लानी होगी, तभी आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड कहना होगा। कुछ बच्चों का डाउट ये है कि अ, पहले ऐसा था कि दोनों एग्जाम में पास होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में टोटल किया जाता है, पेपर 1 और पेपर 2 का। दोनों का स्कोर अगर आपका नेट या जेआरएफ की कट ऑफ लिस्ट को पार करता है, तब आपको नेट जेआरएफ मिलेगा, चाहे पेपर 1 में आपके 10 नंबर ही क्यों ना हो। अगर पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के मिलाकर के आप क्वालिफाइड रैंक तक पहुंच जाओगे, तो आपको क्वालिफाइड ही माना जाएगा। तो कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है, आपको स्ट्रॉन्ग बनानी है, मैं तो कहूँगा सारी यूनिट पढ़िए, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है, 6 महीने है, और 6 महीने में तो कुछ भी कर सकते हो आप लोग, चाहो तो, है ना। और हम भी ऐसे ही 2-3 महीने पढ़ के हमारा जेआरएफ निकल गया था। आप लोगों को 6 महीने मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? तो अगर 6 महीने की और इतने सारी फैसिलिटी हमें तो भी नहीं मिली थी रिकॉर्डिंग वगैरह की, ठीक है? तो लेकिन आप लोगों को इतनी फैसिलिटी मिल रही है, उसके बावजूद भी अगर आप क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम, तो आपका ही इसमें कसूर मानेंगे। दूसरा, एग्जाम हर बार टफ होता जा रहा है। आप पीछे के प्रीवियस क्वेश्चंस को उठाएंगे, 2018 में क्या क्वेश्चन आया एग्जाम में, 19 में क्या आया, 20 में क्या आया। आप जब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस का लेवल जो 2018 में था, आज कई गुना बढ़ चुका है, और हर साल लेवल टफ होता जा रहा है। तो जितना जल्दी हो सकता है एग्जाम को क्रैक कर लीजिए। ये सोचेंगे अब अगर आज के टाइम में शायद मैं भी अगर एग्जाम दूं, मेरा एग्जाम ना निकले, क्योंकि मैंने तो 2020 में एग्जाम निकाला था, और आज का एग्जाम का लेवल कई गुना बढ़ चुका है, और आने वाले 2 साल के बाद में एग्जाम का लेवल और कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है एग्जाम को निकाल लीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लीजिए। कुछ बच्चों के डाउट्स रहते हैं, वो तो मास्टर एमएससी चल रही है उनकी, तो क्या वो एलिजिबल होंगे? हाँ, मैंने खुद भी तो एमएससी करते हुए अपना जेआरएफ निकला है मेरा। मैं भी आप लोगों के सामने पीएचडी कर रहा हूँ, तो आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो एमएससी के साथ। हमारे कितने सारे टीचर्स हैं, रवि सर हैं, एमएससी करते हुए उनका जेआरएफ निकला। लक्ष्मी जी हैं, अभी वो थर्ड सेमेस्टर में जेआरएफ निकल चुका है। मधु मैडम का फर्स्ट सेमेस्टर में ही जेआरएफ निकल गया था। अदिति जी एमएससी में ही उनका जेआरएफ निकल गया था। हमारी जो आधी से ज्यादा फैकल्टी है, वो एमएससी के दौरान ही उनका जेआरएफ निकला हुआ। तो बिल्कुल भी अपने मन में ये मत लेके आइए कि आपका वैल्यू नहीं होगी अगर पहले निकल गया तो एग्जाम। हाँ, अगर आप बीएससी में हैं उसकी वैल्यू नहीं होगी, एमएससी में एडमिशन होना बहुत जरूरी है, तभी वो आपका जो है वैल्यू करेगा। अब आप अपने कोई भी डाउट्स हो तो बताइए, उसके बाद हम क्लास को ओवर करें। किसी को किसी प्रकार के डाउट है? एक और इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हमारे जितने भी टीचर्स स्टाफ हैं वो सभी यहीं के पढ़े हुए हैं, ठीक है? बता रहा हूँ ना, 2020 से हमारा बैच चल रहा है। विजय कुमार जी माइक बंद कर लीजिए। तो सारे के सारे टीचर्स यहीं पे पढ़े हुए हैं और यहीं पे अपनी सेवा दे रहे हैं, कोई भी टीचर बाहर का नहीं है, ठीक है? सारा काम हमारे डोनेशन से चलता है, ठीक है? हाँ, एक बुक की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, दूसरी सारे के सारे टीचर क्वालिफाइड है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है। 1-2 टीचर होगा जो शायद ना हो, लेकिन उनके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उनको टीचिंग का मौका दिया। अदरवाइज हमारे 50 से ज्यादा
हमारी फैकल्टी है, तो सारे के सारे क्वालिफाइड ही आप लोगों की क्लास लेंगे। अगर आप लोगों के लिए ये है, अगर आपको लगता है कि कोई भी पीछे मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे एमडीवाई का हमारे नाम का गलत फायदा उठाते हैं, बच्चों से पीछे से पैसे मांगते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। चाहे हमारा कोई भी टीचर हो या मैं खुद ही क्यों ना हो, कोई भी अगर आपसे पैसे मांगे एमडीवाई के लिए अपने पर्सनल अकाउंट में, तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। एमडीवाई से कभी किसी बच्चे को पैसे के लिए फोन नहीं किया जाएगा। मैंने हर बार नोटिस करता हूँ बहुत सारे बच्चे अलग अलग नंबर से कुछ बच्चों को परेशान करते हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ पाते हैं तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। एमडीवाई के सभी नोट्स, सभी एक्टिविटीज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हाँ, जो अगर आपको अगर डोनेशन देना है हमारी फैसिलिटी से खुश होकर के, तो वो आप एनजीओ के अकाउंट में दीजिए, किसी के पर्सनल अकाउंट में आप पैसे नहीं देंगे। सभी लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। okay? मेरे भी अकाउंट में पैसे नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनजीओ का अकाउंट ही एलिजिबल है डोनेशन लेने के लिए। तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। हमारा टारगेट है नवंबर तक हम आपका सिलेबस कवर करवा देंगे। नवंबर से पहले ही हमारा टारगेट है, नवंबर मिड या नवंबर तक end तक। दिसंबर में आपको एग्जाम के लिए फ्री छोड़ देंगे, 1 महीने पहले हम। ठीक है जी। भावना जी, आपका कोई डाउट है बताइए। जी हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन था कि सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, राइट? हाँ जी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और निगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं? नहीं, नेगेटिव नहीं होगी मार्किंग। ओके, थैंक यू। हाँ, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक के लिए ऑलवेज वेलकम है। अगर आपको किसी, हमारे इतने सारे टीचर्स हैं, वैसे तो मुझे पता है हमारे टीचर्स की कोई शिकायत नहीं रहती है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट होने चाहिए या ये टीचर गलत पढ़ा रहा है, ये इसका बिहेवियर सही नहीं है, तो आप तुरंत मुझे इन्फॉर्म करें। तो जो भी एक्शन लेना होगा मैं अपने हिसाब से लूंगा। मेरा नंबर आप सब लोगों के पास होगा, कोई प्लीज मेरा नंबर यहाँ पे मैसेज कर दीजिए। ऐसे तो होना चाहिए सबके पास में, लेकिन प्लीज मेरे को एक्स्ट्रा मैसेज बिल्कुल ना करें, नहीं तो मैं सीधा ब्लॉक करता हूँ बिना देखे। एक्स्ट्रा मैसेज किसी का भी मेरे पास मिल गया, फीडबैक के लिए ऑलवेज वेलकम हर टीचर्स का। और हाँ, ठीक है जी। विजय कुमार जी बोलिए। अमित योगी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम क्लास को शुरू हाँ बोल। सर, जी बोलिए। अब जो अब जो ये एग्जाम होगा हमारा सर, नेक्स्ट वाला, ये तो हो गया, तो सर लगभग नवंबर दिसंबर में होगा या के बाद ही होगा? दिसंबर में होगा जी, दिसंबर में होगा, ठीक है एग्जाम। ठीक है। और हाँ, दिसंबर में आपका एग्जाम। अक्टूबर में लगभग आपका फॉर्म निकलेगा, तब तक अपनी तैयारी करो। 2 महीने में तैयारी नहीं कर पाओगे, अभी से तैयारी करना शुरू करो। यस सर। वेट मत। एक और थी, ये हो एक गया और थी। सर, लगभग सर आज के टाइम पे सर जो कंपटीशन बढ़ गया है 2020 से, और आज में देखा जाए तो सर कितना लगभग कितना टफ हो गया है, कुछ सर अंदाजा है सर? परसेंटेज तो वही रहती है, लेकिन एग्जाम टफ हो गया, कितना टफ हो गया है परसेंटेज में नहीं बताया जा सकता। ये तो वही होगी ना, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आई कैन नॉट से इन द वर्ड्स, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है। तो कितना टफ हो गया है एग्जाम, प्रीवियस क्वेश्चंस को उठाओ और आज का पेपर उठाओ, कंपेयर करो, पता चल जाएगा क्वेश्चंस की क्वालिटी में कितना डिफरेंस। ठीक है। ठीक है हम्म। ओके। आशा रखता हूँ आप लोगों के बेसिक्स डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं एक और अपनी बात को फिर से रिपीट करना चाहूंगा। जो मेन ग्रुप में ऐड हो चुके हैं हमारा MDYE मेन ग्रुप 10,
इस बार करके हमने MDYH यानी हिंदी मीडियम मेन ग्रुप 10 के नाम से जो है वो हमारा फाइनल ग्रुप है। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गए हैं उन बच्चों को 10 ग्रुप में ऐड किया जा चुका है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको MDYE मेन ग्रुप 1 है उसमें ऐड किया जाएगा। मेन ग्रुप के अंदर किसी का भी एक्स्ट्रा मैसेज नहीं आना चाहिए, स्टडी से रिलेटेड ऑलवेज वेलकम है। एडवर्टाइजमेंट तो भूल कर भी मत डालना हमारे ग्रुप, नहीं तो परमानेंटली आप MDYE से ब्लॉक हो जाओगे। तो आशा रखता हूँ कि मेरी इस प्यारी सी निवेदन को आप सभी लोग फॉलो करें, क्योंकि आप नए बच्चे हो, नए बच्चों को समझाना ज्यादा पड़ता है, इसलिए मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। पुराने सब बच्चे सब जानते हैं इन बातों को। जी मेघा जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? जी सर, मैं थोड़ा सा बुक्स के बारे में और जानना चाह रही थी सर कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए कौन कौन से बुक इम्पोर्टेंट है जो लेना ही है। फर्स्ट पेपर एक का वीक मेन के मुझे अंदर, एक वीक के अंदर आपको बुक की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। सोहन सर हैं क्या मीटिंग में अभी? सोहन सर शायद लेफ्ट हो गए हैं, स्टार्टिंग में तो जुड़े थे हमारे साथ में। ठीक है, तो आपको एक वीक के अंदर आपको बुक की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, कौन कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। और सोहन सर हमारे MDYE के मेंबर हैं, हमारे फैकल्टी के। उन्होंने आप सब बच्चों के लिए 2-3 अलग अलग बुक स्टॉल पे बात कर रखी है, और जो बुक आपको आपको सोहन सर के जरिए अगर आप वो बुक परचेज करेंगे तो आपको 20-30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप चाहें तो आप अपना पर्सनल भी जाकर के बुक खरीद सकते हैं, क्योंकि हमने आपस में बात कर रखी है भैया हमारे हम फ्री पढ़ाते हैं, तो हमारे बच्चे बहुत सारा हैं, एक साथ बुक्स लेंगे तो उनको आप डिस्काउंट दीजिए। तो वो उसकी जिम्मेदारी मैंने सोहन सर की लगा रखी है। तो 1-2 दिन में मैं सोहन सर के का नंबर भी पब्लिक कर दूंगा, आप पर्सनल उनसे लीजिए, और आप जो पेमेंट करनी होगी डायरेक्ट आप जो बुक डिपो वाला है डायरेक्ट उनके अकाउंट में पेमेंट आप कर देना। चाहो तो आप पर्सनल भी आप अपनी बुक्स खरीद सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक आप हमें हफ्ता 10 दिन दीजिए, तब तक हम अपने सभी टीचर्स से एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, कोई बुक हमें ऐड करनी है या रिमूव करनी है वो हम डिस्कस करके आपको ग्रुप में नोटिस मिल जाएगा। जो बच्चे प्रोविजनल ग्रुप में हैं, प्रोविजनल ग्रुप में का मतलब है अभी उनका रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो अगर वो 2-3 दिन तक और अगर मेन ग्रुप में ऐड नहीं होते हैं तो मतलब आपके पास कुछ प्रॉब्लम है आपके फॉर्म में, तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की नीड है या कुछ गलती हो गई है आपके फॉर्म में। जो कंफर्म्ड लोग हैं उसी को ही ग्रुप 10 में ऐड किया जाएगा। कुछ और नए बच्चे हैं जो ऐड होना चाहते हैं, आपके जो और फ्रेंड्स हैं, आप उनको अभी भी हमारा लिंक शेयर कर सकते हो, अभी भी फॉर्म भर के ऐड हो सकते हो। जितना लेट करेंगे हम गौशाला का फाइन बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, मेन हमारी डिपॉजिट फीस 1500 रुपये है, तो अब हमने क्योंकि अब 15 तारीख का मैंने डेट दिया था, अब हमने 500 रुपये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो गौशाला में जाएंगे आप। तो ये आपका फाइन है, पोलाइट लिटिल फाइन है लेट आने का। अगर आप 10-15 दिन और लेट करोगे तो 500 गौशाला का फाइन और बढ़ जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए आप जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो आपको और फाइन लगेगा बाद में। और कोई अप्रोच यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि मैं किसी की अप्रोच सुनता नहीं हूँ। ठीक है जी, भावना जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, ये आप जो ये 1500 रुपए की बात कर रहे हैं वो लिंक पे तो किधर दिखा नहीं, मीन्स अगर भरने हैं तो? मैम उसको स्क्रॉल कीजिए, नीचे आपको मिलेगा, ध्यान से पढ़ा नहीं आपने गूगल फॉर्म, अभी 2000 मिलेगा आपको वहाँ पे, अभी 1500 नहीं मिलेगा, 2000 मिलेगा। ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि हमने तो ओनली फॉर्म ही फिलअप किया था और सबमिट करके वो तो उधर कुछ भी नहीं दिखा, इसलिए आप पूछ रही इंग्लिश मीडियम वाली बात कर रहे हो क्या? इंग्लिश मीडियम सर्वे वाले फॉर्म की बात कर रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, ये हिंदी का ही मैंने फॉर्म फिलअप किया है। नहीं,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डोनेशन और रजिस्ट्रेशन का तो कॉर्नर मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो वो फिर कोई और ही और फॉर्म एक भर बार दिया। आप लिंक या फॉर्म भेज सकते हो आप?